Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 22 of the course Network Security. Let us first recall what we have discussed in our previous lecture. So we continued our discussion on confidentiality using symmetric encryption. Please keep in mind the difference between achieving the confidentiality through symmetric encryption and asymmetric encryption. It is rather easy to achieve the confidentiality through both these schemes, but we need to make sure that we apply the relevant technique and we are using appropriate method, appropriate mechanism in order to make the data secure and in order to make the communication secure. We also talked about the master key and the session key concept. So the master key is used to encrypt the session key, and then the session key is used to encrypt the data. मास्टर की और सेशन की दोनों ही यूज़ किए जाते हैं. आप एक से ज़्यादा की इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इफ़ यू थिंक दैट वन की could be compromised, then the other key may protect the conversation, may protect the communication. So master key आपकी वो की होती है जिसको यूज़ करते हुए आप सेशन की को ट्रांसमिट करते हैं, सेशन की को इनक्रिप्ट करते हुए रिसीवर को भेजते हैं. मास्टर की डाटा कम्युनिकेशन को इनक्रिप्ट करने के लिए यूज़ नहीं होती, बल्कि मास्टर की इज़ ओनली यूज टू ट्रांसपोर्ट द सेशन की. द सेशन की इज़ एक्चुअली द वर्किंग की. द सेशन की इज़ एक्चुअली द की विच इज़ यूज टू एनक्रिप्ट द डाटा. इसकी एक एग्जांपल मैंने ये दी थी कि आप ने बॉक्स में कुछ लॉक किया है और उस लॉकर की एक की है आपके पास. अब इस की को सिक्योरली ट्रांसपोर्ट करने के लिए या सिक्योरली एक जगह से दूसरी जगह पर रखने के लिए आप एक और बॉक्स में की रखते हैं और उस बॉक्स को दोबारा ताला लगाते हैं. सो आपकी एक्चुअल जो की है, जो एक्चुअल कंटेंट्स हैं जो कि आपके पहले बॉक्स में पड़े हुए थे, वो अब डबल लॉक्ड हो गए हैं एक की के थ्रू. और फिर जब ये पूरा बॉक्स किसी या ये पूरी की जो है वो किसी दूसरे बॉक्स में सेफली प्लेस्ड है, सो आपने डबल लॉकिंग मैकेनिज्म को यूज करते हुए आपने इसे और सिक्योर कर लिया है. तो मास्टर की और सेशन की में भी हमने यही डिस्कस किया था कि आप मास्टर की को या इनक्रिप्टिंग की को आप यूज करते हुए वर्किंग की ट्रांसपोर्ट करते हैं, एंड देन लेटर ऑन व्हेन द वर्किंग की इज सेफली एंड सिक्योरली कम्युनिकेटेड विद द रिसीवर, यू देन स्टार्ट कम्युनिकेशन. हमने ये भी डिस्कशन की थी कि मास्टर की कैसे एक्सचेंज की जाए. मास्टर की एक्सचेंज करने के दो तरीके हैं, एक है सेंट्रलाइज्ड फैशन और एक है डिसेंट्रलाइज्ड फैशन. सेंट्रलाइज्ड फैशन में हमने देखा था कि एक की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर केडीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. केडीसी सेंडर और रिसीवर दोनों को ये की प्रोवाइड करता है, और उसके बाद जब दोनों सेंडर और रिसीवर को केडीसी की जानिब से मास्टर की मिल जाए, फिर उस मास्टर की को यूज करते हुए सेंडर सेशन की इनक्रिप्ट करते हुए भेजता है, और लेटर ऑन आपकी जितनी भी ऑनगोइंग कन्वर्सेशन है दैट इज यूज्ड बेस्ड ऑन दी सेशन की. सेशन की को सेशन की क्यों कहते हैं, इस पर भी हमारी डिस्कशन पिछले लेक्चर में जारी रही, जिसमें हमने ये बात की कि सेशन की फॉर दैट इंस्टेंस, फॉर दैट ड्यूरेशन, फॉर दैट पर्टिकुलर डायलॉग काम करती है. अगर आप और मैं सेंडर और रिसीवर हैं और हम मास्टर की और सेशन की के कॉन्सेप्ट के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो केडीसी ने मास्टर की आपको भी दे दी और मास्टर की मुझे भी दे दी. अब उस मास्टर की को यूज करते हुए मैं सेशन की
आपको भेजता हूं, सेशन की इनक्रिप्ट करके भेजता हूं, आप उसी मास्टर की को यूज करते हुए सेशन की को डिक्रिप्ट करते हैं, सेशन की को फाइंड आउट करते हैं और लेटर ऑन सारी कन्वर्सेशन हम जो करेंगे इस पर्टिकुलर टाइम में वो उसी सेशन की के थ्रू होगी। जब ये सेशन क्लोज हो गया, जब ये डायलॉग कंप्लीट हो गया, जब ये कम्युनिकेशन हो गई, नेक्स्ट टाइम अगर आपने और मैंने दोबारा कम्युनिकेशन करनी है तो हम एक दूसरी सेशन की को यूज करते हुए अपनी कम्युनिकेशन को जारी रखेंगे। हमने मास्टर की और सेशन की स्टोरेज के बारे में भी बात की थी, हमने की हायरार्की के बारे में भी बात की थी, और की हायरार्की में यही है कि पहले मास्टर की यूज होगी और फिर उसके बाद सेशन की यूज होगी। की रिन्यूअल का कॉन्सेप्ट भी हमने देखा था कि की को रिन्यू करना ज़रूरी है और की एक लाइफ टाइम होती है। सेशन की को क्यों रिन्यू करना ज़रूरी है, सेशन की ड्यूरेशन हमने सिर्फ वो पर्टिकुलर डायलॉग क्यों रखा हुआ है, ये हमने इसीलिए रखा है कि फॉर एग्जांपल अगर एक कन्वर्सेशन कॉम्प्रोमाइज हो गई है, उस पर कोई ब्रूट फोर्स अटैक हो गया है या हैकर ने क्रिप्टो एनालाइज करके वो सेशन की अचीव कर ली है या ऑप्टेन कर ली है, सो नेक्स्ट टाइम सेम की को यूज करते हुए हम कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, हम किसी और की को, किसी नई की को यूज करते हुए कम्युनिकेशन करेंगे। सो हमारी जो मेन टॉपिक थे डिस्कशन के पिछले लेक्चर में वो मास्टर की और सेशन की थे, और इसके अलावा इसके डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म जो कि सेंट्रलाइज था और डिसेंट्रलाइज था। सेंट्रलाइज के अपने कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस होने की वजह से हम डिसेंट्रलाइज्ड मोड ऑफ मास्टर की डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ हम बात करेंगे। हमने मोर प्रिसाइसली एक एग्जाम्पल पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी जिसमें हम देख सकते हैं कि मास्टर की कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इस पर्टिकुलर स्लाइड में आपको याद होगा इसमें चंद स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, 5 स्टेप्स हैं। पार्टी ए या इनिशिएटर ए कम्युनिकेट करना चाहता है, मास्टर की भेजना चाहता है पार्टी बी को या रिस्पॉन्डर बी को। अब ये सेंट्रलाइज्ड फैशन है की डिस्ट्रीब्यूशन का। इनिशिएटर ए रिस्पॉन्डर बी को डायरेक्ट की नहीं भेज सकता, क्योंकि डायरेक्ट की अगर भेजेगा तो पार्टी बी को क्या पता कि भेजने वाला वाकई एक जेन्युइन यूजर है या मुझे किसी मलेशियस यूजर की तरफ से वो की आ रही है। तो बीच में केडीसी के इन्वॉल्व होने की वजह से ऑथेंटिकेशन फैसिलिटेट हो जाती है। सो इनिशिएटर ए पहले चंद स्टेप्स में की डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करता है, वो की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से राब्ता करता है। की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर केडीसी को एक की भेजता है, ठीक है। ये इनिशिएटर ए उसी की को जो कि अभी रिसेंटली के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ने भेजी है रिस्पॉन्डर बी से राब्ता करता है, रिस्पॉन्डर बी के साथ बात करता है, ठीक है। अब रिस्पॉन्डर बी ने भी ए को ऑथेंटिकेट करना है, रिस्पॉन्डर बी ने भी ए को ऑथेंटिकेट करना है। सो रिस्पॉन्डर बी सर्टेन स्टेप्स परफॉर्म करते हुए इनिशिएटर ए को या पार्टी ए को ऑथेंटिकेट करता है। वंस both the parties are authenticated, they start communication, they start talking using the key which they have just exchanged. Let us have a look on what we are going to study in today's lecture. So the outlines of today's lecture are, we will continue our discussion on the decentralized key control and some of the limitations will be discussed which give us motivation which has been derived from the motivation of using the centralized key structure. So centralized में कुछ limitations हैं, बीच में एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई है, आप केडीसी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, तो डिसेंट्रलाइज फैशन क्या हो सकता है जिसकी वजह से जिसको यूज करते हुए आप की को एक्सचेंज करेंगे। इसके अलावा मोर इम्पोर्टेंटली हम देखेंगे मैसेज ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। एक है यूजर को ऑथेंटिकेट करना,
एक है मैसेज को ऑथेंटिकेट करना। मैसेज को कैसे ऑथेंटिकेट करेंगे, इसके लिए हमारे पास 3 मैकेनिज्म्स हैं। मैसेज एन्क्रिप्शन है, मैक है, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, और हैश है। ये तीनों मैकेनिज्म्स हैं जो कि मैसेज ऑथेंटिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। आज के लेक्चर में हम इनको डिटेल में देखेंगे। आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंशाल्लाह by the end of today's lecture you would be able to present an understanding of the confidentiality and message authentication mechanism। मैसेज ऑथेंटिकेशन कैसे अचीव की जाती है, कैसे आप इंश्योर करेंगे कि जो मैसेज आपने भेजा है यही मैसेज सेंडर ने भेजा था, कहीं पे ये मैसेज मॉडिफाइड तो नहीं हो गया। ठीक है, सो हाउ विल यू इंश्योर दैट? इंशाल्लाह दिस इज द ऑब्जेक्टिव दैट यू विल बी able to understand this particular mechanism, and you would be able to demonstrate knowledge about different functions and protocols used for message authentication। याद रखिए मैसेज ऑथेंटिकेशन 2 तरीकों से होती है। एक है डिफरेंट फंक्शंस है हमारे पास, और कुछ है हमारे पास प्रोटोकॉल्स। सो मैसेज ऑथेंटिकेशन के फंक्शंस हैं और कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। आज के लेक्चर में हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, जिस तरह मैसेज ऑथेंटिकेट, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड मैक, ये एक फंक्शन है। मैसेज एन्क्रिप्शन ये दूसरा फंक्शन है। इसी तरह हैश अप्लाई करना ये तीसरा फंक्शन है। सो फंक्शंस, मैसेज ऑथेंटिकेशन फंक्शंस अप्लाई करना, यूज करना, ये हमारे आज के लेक्चर के टॉपिक्स हैं। और मैसेज ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स क्या हैं, इंशाल्लाह इसको हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो बात करते हैं डिसेंट्रलाइज की कंट्रोल पर। सो केडीसी नीड्स टू बी ट्रस्टेड एंड प्रोटेक्टेड। जाहिर है आप अगर किसी पार्टी से की ले रहे हैं, ठीक है, सो यू नीड टू ट्रस्ट दैट पार्टी। यू नीड टू नॉट ओनली ट्रस्ट दैट पार्टी बट यू ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट दैट पार्टी। अब केडीसी पर भी अटैक्स हो सकते हैं। सो आपकी ऑनगोइंग सारी कन्वर्सेशन वो डिपेंड कर रही है केडीसी पर। सो आपने केडीसी पर ट्रस्ट भी करना है और आपने केडीसी को प्रोटेक्ट भी करना है। अब हु नोज कि केडीसी इटसेल्फ कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाए, हु नोज कि आप जिसको केडीसी समझ रहे हैं और जिससे आप की ले रहे हैं और आपकी ऑनगोइंग सारी कन्वर्सेशन उस की बेस पर हो रही है। सो हु नोज कि ये केडीसी था या कोई अटैकर था, कोई मैन इन द मिडल था जिसने आपको परसुएड करते हुए आपको यूं लगा कि आप केडीसी से बात करें जबकि वो एक अटैकर था और आपको उसने की प्रोवाइड कर दी। ठीक है, सो थर्ड पार्टी जब बीच में आ जाएगी, ठीक है, सो आप को कुछ इससे चीजें फैसिलिटेट हो रही हैं, नो डाउट, बट इसके साथ कुछ ट्रस्ट के कंपोनेंट्स भी हैं, कुछ ट्रस्ट की चीजें भी बीच में शामिल हो जाती हैं। इसलिए एक और मैकेनिज्म है, एक और तरीकाकार है, वो है डिसेंट्रलाइज की डिस्ट्रीब्यूशन। डिसेंट्रलाइज अप्रोच में क्या होता है, दैट ईच नोड बी एबल टू कम्युनिकेट इन अ सिक्योर मैनर। ठीक है, 2 डिवाइसेस होंगी, सेंडर और रिसीवर, 2 यूजर्स होंगे, सेंडर और रिसीवर, इन दोनों ने आपस में कम्युनिकेट करना है। केडीसी के रोल को हमने साइड पे कर दिया। इसके लिए क्या तरीकाकार है कि पार्टी ए issues a request to B for session key and includes a nonce and 1। पार्टी ए एक मैसेज भेजती है, एक रिक्वेस्ट भेजती है पार्टी बी को और कहती है कि प्लीज एक सेशन की भेजें, और यहां पे उसने एक नॉन्स वैल्यू n1 भी भेजी। सबसे पहला स्टेप पार्टी ए ने इस तरीके से किया कि एक रिक्वेस्ट भेजी, उस रिक्वेस्ट में नॉन्स n1 था और उस रिक्वेस्ट में पार्टी बी को यह कहा जा रहा है कि प्लीज एक सेशन की भेजिए। पार्टी बी क्या करती है, रिस्पॉन्ड्स विद द मैसेज दैट इज इनक्रिप्टेड यूजिंग द शेयर्ड सीक्रेट की। ठीक है, पार्टी बी रिस्पॉन्ड करती है और 4 चीजें देती है। एक सेशन की देती है, पार्टी बी पार्टी ए को रिस्पॉन्ड करती है और 4 चीजें देती है। एक सेशन की देती है, एक अपनी आईडी देती है, आईडी ऑफ बी, एक
नॉन्स 1 को जो कि ए ने भेजा था उसको रिकैलकुलेट करके उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके वो भेजती है, और फोर्थ चीज नॉन्स 2 वो भेजती है। अब 2 वेज हो गए, पार्टी ए ने रिक्वेस्ट की थी, पार्टी बी ने 4 आइटम्स जो हैं वो पार्टी ए को वापस भेजे। अब लास्ट स्टेप में या थर्ड स्टेप में ए क्या करता है, जो रिसेंटली सेशन की पार्टी बी ने भेजी थी उसको यूज करते हुए नॉन्स 2 की वैल्यू बी को भेजता है। सो ये 3 स्टेप्स में केडीसी को इन्वॉल्व किए बगैर आपने पार्टी बी के साथ एक सिक्योर सेशन स्टैब्लिश कर लिया, और सेशन की के थ्रू आपने ऑनगोइंग कन्वर्सेशन आप स्टार्ट कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे भी हो सकती है कि पहले भी डिस्कस किया था कि आपने और मैंने कम्युनिकेशन करनी है, केडीसी के रोल को हमने साइड पे कर दिया। मैं पार्टी ए हूं, आप पार्टी बी हैं। मैं पार्टी ए आपको एक रिक्वेस्ट भेजता हूं और एक नॉन्स वैल्यू n1 आपको मैं भेजता हूं, कोई भी आर्बिट्री वैल्यू वो मैं आपको भेजता हूं, और मैं आपसे कहता हूं कि प्लीज मुझे अपनी आप सेशन की दें। आप एज अ पार्टी बी मुझे 4 चीजें भेजेंगे। एक, आप एक सेशन की भेजेंगे जिसको यूज करते हुए हम ऑनवर्ड कम्युनिकेशन करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप मुझे अपनी आईडी भी भेजेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली ये मैसेज बी की तरफ से आ रहा है या किसी अटैकर की तरफ से आ रहा है, सो आपकी आईडी आना ये भी जरूरी है। तीसरी चीज, आप जो नॉन्स वैल्यू मैंने भेजी थी, जो नॉन्स भेजा था मैंने आपको, वो आप कैलकुलेट करके मुझे आप वापस भेज रहे हैं। और चौथी चीज, आप नॉन्स 2 भेज रहे हैं। सो ये 4 चीजें आपने मुझे भेजी। इसमें से 2 चीजों को यूज करते हुए न्यूली सेंट सेशन की और बी का नॉन्स 2, बी का नॉन्स 2, मैं ये 2 चीजें वापस आपको भेजता हूं और आप और मैं ऑथेंटिकेट भी हो जाते हैं, और ये जो सेशन की है इसको यूज करते हुए हम फिर आगे ऑनवर्ड अपनी सारी कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं। सारी कम्युनिकेशन हम इस तरीके से जारी रखते हैं। हमने नंबर ऑफ कीज की बात की थी। नंबर ऑफ कीज को अगर देखें, सो फॉर n एंड सिस्टम्स n इंटू n माइनस 1 होल डिवाइड बाई 2 मास्टर्स कीज आर रिक्वायर्ड। एक हमने फॉर्मूला देखा है जिसके थ्रू आपको ये पता चलता है कि आपको मास्टर्स कीज कितनी चाहिए। एंड मैसेज सेंड यूजिंग मास्टर की आर शॉर्ट, क्रिप्ट एनालिसिस इज डिफिकल्ट। ये भी एक फीचर हमने डिस्कस किया था। एंड चूंकि सेशन की हम यूज करते हुए कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सो सेशन की आपकी लिमिटेड टाइम के लिए, उस पर्टिकुलर डायलॉग के लिए, सर्टेन ड्यूरेशन के लिए यूज होती है। डिसेंट्रलाइज की कंट्रोल की एग्जैक्टली ये एग्जांपल इस पर्टिकुलर फिगर में डिस्कस की गई है, जहां पे आप देख सकते हैं कि एक इनिशिएटर ए है और एक रिस्पॉन्डर बी है, या पार्टी ए है और पार्टी बी है। सो 3 वे हैंडशेक हुआ है। पार्टी ए ने एक नॉन्स वैल्यू भेजी, ठीक है, और एक रिक्वेस्ट मैसेज भेजा। पार्टी बी उसको 4 चीजें रिप्लाई कर रहा है, ठीक है, अपनी आईडी, नॉन्स 1 की वैल्यू, न्यूली बिल्ड सेशन की, ठीक है, 3 चीजें। और चौथी चीज जो अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस की थी वो है नॉन्स 2। सो 2 नॉन्स हो गए, एक था यूजर ए का नॉन्स, और इसके अलावा जो है वो नया नॉन्स n2 जो है वो बी क्रिएट करके वो भेज रहा है। थर्ड स्टेप में आप देख सकते हैं, इन थर्ड स्टेप ए जो है वो दोबारा इनको नॉन्स 1 नॉन्स 2 की वैल्यू और न्यूली सेशन की को यूज करते हुए बी को भेज रहा है। इन दिस वे बोथ दीज पार्टीज हैव बीन ऑथेंटिकेटेड एंड बोथ दीज पार्टीज हैव बीन ऑथेंटिकेटेड इन अ डिसेंट्रलाइज्ड फैशन। कंट्रोलिंग की यूसेज, की आप कहां पे यूज कर सकते हैं, की को किन जगहों पर यूज करना चाहिए, कौन से अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स हैं जहां पे आप की यूज कर सकते हैं। अगर आप हर कम्युनिकेशन में हर टाइप की कन्वर्सेशन के लिए की यूज करेंगे तो बाज़ औक़ात ये सूटेबल नहीं रहता। सूटेबल क्या है हम देखते हैं। कंट्रोलिंग की यूसेज कैन डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ की ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वर्सेशन के लिए आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ की यूज करते हैं। डाटा इंक्रिप्शन की आप कब यूज कर रहेंगे, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है ये स्पेशलाइज्ड की है या ये वो की है जो कि डाटा इंक्रिप्शन के लिए यूज होती है। जब आपकी जनरल कम्युनिकेशन चलेगी, कोई भी आपके टेक्स्ट मैसेजेस हैं उनको अगर आपने एनक्रिप्ट करना है तो फिर आप डाटा इंक्रिप्शन की
यूज करते हैं। पिन इंक्रिप्शन की आप कब यूज करते हैं? जब आपने पिन ट्रांसफर करनी होती है। पिन की एग्जांपल यही है जो हम अपने एटीएम कार्ड्स में यूज करते हैं। 4 डिजिट पिन कोड है या 5 डिजिट पिन कोड है, ये कोई पिन कोड होता है। तो जब आपने पिन ट्रांसफर करना होता है तो आप पिन इंक्रिप्शन यूज करते हैं, पिन इंक्रिप्शन की यूज करते हैं। और लास्टली जो एक थर्ड टाइप की है वो है फाइल इंक्रिप्शन। अब इनके अगर आप नाम से देखें सो इन कीज के नाम ही बता रहे हैं कि ये किन पर्पस के लिए यूज की जा सकती हैं। सो फाइल इंक्रिप्शन की फाइल ट्रांसफर के लिए यूज होती है, पिन इंक्रिप्शन की पिन ट्रांसफर के लिए यूज होती है, और डाटा इंक्रिप्शन की डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, जर्नल कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज होती है। नीड्स अ कंट्रोल इन सिस्टम्स दैट लिमिट द वेज इन विच द की इज यूज्ड। हमें यह भी देखना होता है कि आप की को यूज कर रहे हैं लेकिन इसको कंट्रोल होना चाहिए, की के यूज को भी मॉनिटर होना चाहिए। ठीक है, सो ये बड़ा जरूरी है। इसके लिए क्या किया जाता है? सिंपल प्लान इज दैट अटैच्ड 8-bit टैग विद ईच 64-bit की। अब हमने देखा कि मुख्तलिफ कीज हैं, डाटा इंक्रिप्शन की है, पिन इंक्रिप्शन की है, फाइल इंक्रिप्शन की है। पता कैसे चलेगा कि ये कौन सी की है? पता कैसे चलेगा कि इस की को डाटा की इंक्रिप्शन के लिए यूज करना है या पिन की इंक्रिप्शन के लिए यूज करना है या फाइल के लिए की इंक्रिप्शन के लिए यूज करना है? तो हमें एक टैग लगा देते हैं की के साथ। टैग क्या चीज है? टैग का फिनोमेना बिल्कुल हम डेली लाइफ में देखते हैं। आप अगर एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, और आपके पास लगेज है, आपके पास बैग्स हैं, ठीक है, सो आपके बैग को टैग कर दिया जाता है क्योंकि बाकी भी ढेर सारे पैसेंजर्स हैं जिनके ढेर सारे बैग्स होंगे। अब ये बैग्स आपस में कलेक्टिवली ट्रांसपोर्ट होंगे एक जगह से दूसरी जगह, और डेस्टिनेशन पर पहुंचकर आपको वापस आपका बैग मिलना चाहिए। ठीक है, सो आप और बाकी पैसेंजर्स के बैग्स को कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है? हर बैग के साथ एक टैग लगा दिया जाता है। ये टैग क्या बताता है? ये टैग बताता है पैसेंजर का नेम या उसका सीट नंबर, और आप डेस्टिनेशन पर जाके उस टैग को दिखाकर या उस बैग पर टैग को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई ये किस पैसेंजर का बैग है और किससे बिलोंग करता है। सो टैगिंग का फिनोमेना, टैगिंग का कॉन्सेप्ट हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं। यही टैगिंग का फिनोमेना, यही टैगिंग का कॉन्सेप्ट हमने की के यूजेज को कंट्रोल करने के लिए भी यूज किया है। और हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास की है, ठीक है, तो उसमें हम 8-bit का टैग लगा देते हैं। 8-bit की उसमें हम मजीद इंफॉर्मेशन ऐड कर देते हैं। सो 64-bit की तो की है, ठीक है, लेकिन साथ में हमने 8-bit का एक टैग लगा दिया। अब इस 8-bit के टैग में मजीद इंफॉर्मेशन शामिल है। ये मजीद इंफॉर्मेशन क्या बताएगी? ये बताएगी 1 bit इंडिकेट वेदर द की इज सेशन और मास्टर। अब 8 बिट्स हैं, एक की बताती है कि ये मास्टर की है या सेशन की है, दूसरी बिट बताती है कि जो है वो इंक्रिप्शन के लिए यूज हो रही है या की जो है वो इंक्रिप्शन के लिए यूज हो रही है, तीसरी की बताती है कि डिक्रिप्शन के लिए, क्या ये कीज इंक्रिप्शन के लिए या की डिक्रिप्शन के लिए है, और रिमेनिंग बिट्स आर स्पेयर फॉर फ्यूचर यूज। जो आपने 3 बिट्स तो बता दी हैं कि पहली बिट ये बताती है मास्टर की है या सेशन की है, दूसरी की आपने बताती है इंक्रिप्शन के लिए, और तीसरी की आपने बता दी डिक्रिप्शन के लिए। बाकी जो 5 कीज रह गई ये फ्यूचर पर्पस के लिए यूज होती हैं। अब 1 बिट कैसे बताती है कि ये मास्टर की है या सेशन की है? इसका कॉन्सेप्ट भी बड़ा सिंपल और बड़ा आसान है। आप क्या करते हैं कि बिट की वैल्यूज ऑन एंड ऑफ होती हैं। बिट हमें पता है या 1 है या 0 है, तो अगर तो बिट 1 है, ठीक है, इसका मतलब है कि ये मास्टर की है, और अगर बिट 0 है इसका मतलब है कि ये सेशन की है। इसी तरह सेकंड नंबर वाली बिट इंक्रिप्शन की है, अगर वो बिट ऑन है इसका मतलब ये है कि अब ये इंक्रिप्शन की जा रही है, ठीक है, और अगर वो सेकंड वाली बिट ऑफ है और थर्ड वाली बिट ऑन है इसका मतलब यह है कि ये डिक्रिप्शन की है, और यू अप्लाई और यू यूज दी की अकॉर्डिंगली। सो की के यूज को कंट्रोल करना ये भी बड़ा जरूरी है, और मुख्तलिफ कीज यूज की जाती हैं। मुख्तलिफ कीज के यूजेज को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आप उसमें की के साथ 64 बिट की के साथ 8 बिट का एक टैग लगा देते हैं, 8 बिट की एक मजीद इंफॉर्मेशन लगा देते हैं,
और यहाँ पे बिट्स का ऑन और ऑफ होना ये बताता है कि ये सेशन की है या मास्टर की है, एन्क्रिप्शन के लिए यूज हो रही है या डिक्रिप्शन के लिए यूज हो रही है। अच्छा, की डिस्ट्रीब्यूशन सिनेरियो में मजीद छोटी सी एक एग्जांपल देखते हैं। लेट अस अज्यूम दैट यूजर ए विशेस टू एस्टैब्लिश अ लॉजिकल कनेक्शन विद बी एंड रिक्वायर्स अ वन टाइम सेशन की टू प्रोटेक्ट द डाटा ट्रांसमिटेड ओवर द कनेक्शन। ए ने बी के साथ बात करनी है और उसको एक वन टाइम सेशन की चाहिए। वन टाइम सेशन की क्यों चाहिए? सेशन की होती ही वन टाइम के लिए है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर ए ने दोबारा बी के साथ बात करनी है तो एक नई सेशन की को यूज किया जाएगा। ए हैज अ मास्टर की विच इज के ऑफ ए नोन ओनली टू इटसेल्फ एंड द केडीसी। अब मास्टर की तो है, ठीक है, ए के पास मास्टर की है, ये अगेन डिसेंट्रलाइज्ड सेंट्रलाइज की डिस्ट्रीब्यूशन सिनेरियो आ गया। तो आपके इनिशिएटर ए के पास मास्टर की है और ये मास्टर की के ऑफ ए से रिप्रेजेंट हो रही है, ये ए को भी पता है और केडीसी को भी पता है, ठीक है। बी शेयर्स द मास्टर की विद द केडीसी, अब ये मास्टर की बी को भी पता है। अब चीजें बड़ी आसान हो गई हैं, ठीक है। मास्टर की का ए को भी पता है, बी को भी पता है, ठीक है, और ये मास्टर की एक्चुअली दी ही केडीसी ने थी। तो कौन से स्टेप्स होते हैं, आइए इन स्टेप्स को इस पर्टिकुलर सिनेरियो में देखते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि एक थर्ड पार्टी या केडीसी बीच में इन्वॉल्व है। केडीसी की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इनिशिएटर ए है और रिस्पॉन्डर बी है। सो सबसे पहले की डिस्ट्रीब्यूशन स्टेप्स होते हैं। रिस्पॉन्डर ए अपनी मास्टर की को यूज करते हुए की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से राब्ता करता है, ठीक है। पहले ये की दो फेजेस हैं मेनली। पहले जो है वो की डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म होंगी और दूसरे फेज में ऑथेंटिकेशन परफॉर्म होगी। तो आप देख सकते हैं कि केडीसी और इनिशिएटर ए के दरमियान की डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म हुई है और लेटर ऑन ऑथेंटिकेशन परफॉर्म हुई है इनिशिएटर ए में और रिस्पॉन्डर बी में। सो ये एक सिनेरियो है जिसमें हमने देखा कि सेंट्रलाइज फैशन में, सेंट्रलाइज जिसमें केडीसी इन्वॉल्व है, कैसे की एक्सचेंज की जा सकती है। आपकी की डिस्ट्रीब्यूशन मास्टर की और सेशन की जब आप बात करते हैं तो इसमें भी मैन इन द मिडल अटैक हो सकता है। मैन इन द मिडल अटैक इसमें कैसे हो सकता है, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हम देखते हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पे दो यूजर हैं, अलाइस और बॉब। अब ये दो जेन्युइन यूजर हैं जो कि कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। बीच में एक अटैकर, बीच में मैन इन द मिडल बैठा हुआ है जिसका नाम है डार्थ, ठीक है। अब अलाइस अपनी प्राइवेट की, ठीक है, अलाइस ने बॉब के साथ कम्युनिकेशन करनी है। सो अलाइस और बॉब की कम्युनिकेशन ऐसे होगी कि यूजर बॉब की पब्लिक की यूज होगी, यूजर बॉब की पब्लिक की यूज होगी। अब ये यूजर बॉब की पब्लिक की जब अलाइस ने सेंड कर दी, ये की इनफैक्ट डार्थ ने हासिल की है। ये की इनफैक्ट बॉब के पास नहीं पहुंची बल्कि मैन इन द मिडल था डार्थ, ये उसके पास पहुंच गई, ठीक है। मतलब अलाइस, बॉब, इन दोनों ने आपस में कम्युनिकेशन करी थी, लेकिन एक अटैकर या मैन इन द मिडल डार्थ बीच में था। अब अलाइस ने बॉब को जब की भेजी तो बीच में अटैकर जो है वो आ गया और ये की अब अटैकर के पास आ गई है। अटैकर क्या करता है कि अपनी की को अलाइस की को साइड पे करके अपनी की लगा के बॉब को भेज देता है। अब बॉब ये समझ रहा है कि ये की मुझे अलाइस की तरफ से आई है। इनफैक्ट ये अलाइस की तरफ से नहीं आई बल्कि ये अटैकर या मैन इन द मिडल डार्थ जो बीच में बैठा हुआ है ये उसकी तरफ से आई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि की एक्सचेंज जो अलाइस और बॉब के दरमियान होनी थी वो अब बॉब और अटैकर के दरमियान होती है, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या होता है कि ये मैन इन द मिडल की वजह से अलाइस और बॉब समझ ये रहे हैं कि इनकी कन्वर्सेशन डायरेक्ट हो रही है, बल्कि ऐसा नहीं होता, बीच में डार्थ के थ्रू सारी कन्वर्सेशन चल रही है और जो भी इनके दरमियान कम्युनिकेशन है वो सारी की सारी मैन इन द मिडल डार्थ जो है वो उसको देख सकता है, रिट्रीव कर सकता है। सो दैट वाज वन एग्जांपल ऑफ मैन इन द मिडल अटैक वाइल की डिस्ट्रीब्यूशन। इसके सॉल्यूशंस ढेर सारे हो सकते हैं। बीच में आपने इंश्योर करना है कि आप केडीसी को इन्वॉल्व करते हुए नॉन्स वैल्यूज आप इसीलिए लगाते हैं, नॉन्स 1 और नॉन्स 2
ठीक है, फिर आईडीज आप इसीलिए लगाते हैं कि ये मैन इन द मिडल अटैक से बचा जा सके। जी, कंटिन्यू करते हैं हम अपनी डिस्कशन, एंड दैट इज ऑन मैसेज ऑथेंटिकेशन। मैसेज ऑथेंटिकेशन क्या है और क्यों जरूरी है, इसको हम देखते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑथेंटिकेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी और ऑथेंटिकेशन दो ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमने अर्लियर लेक्चर्स में बहुत डिटेल में डिस्कस किया। कॉन्फिडेंशियलिटी में आप ये कहते हैं कि डाटा अनऑथराइज्ड यूजर रीड ही ना कर सके, और ऑथेंटिकेशन में आप ये कहते हैं कि आप इंश्योर करते हैं कि ओरिजिनल सेंडर या लेजिटिमेट सेंडर ने ही डाटा भेजा है, किसी और ने नहीं भेजा। सो हमने सो फॉर वी हैव टॉक्ड अबाउट कॉन्फिडेंशियलिटी। हमने सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी की बात की कि अनऑथराइज यूजेज ऑफ अनऑथराइज रीडिंग ऑफ डाटा से कैसा बचे जा सके। इसके मुख्तलिफ तरीके हमने देखे। हमने क्लासिकल साइफर्स हमने देखे, हमने ब्लॉक साइफर्स देखे, हमने स्ट्रीम साइफर्स देखे। ये सारी चीज़ें थी जो कि हमें कॉन्फिडेंशियलिटी देती हैं, और ये मोस्टली था हमारा सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में। एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में हमने देखा कि हमें कॉन्फिडेंशियलिटी भी मिलती है और हमें ऑथेंटिकेशन भी मिलती है। ठीक है, सो ऑथेंटिकेशन क्या है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ क्रिप्टोग्राफी। आपने न सिर्फ अनऑथराइज रीडिंग से डाटा को बचाना है, बल्कि आपने ये भी इंश्योर करना है कि आप जिससे डाटा रिसीव कर रहे हैं एक्चुअल सेंडर ही वही था, एक्चुअल सेंडर वही था। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आगे अगली स्लाइड में भी आएगा, मैं आपको कोई मैसेज भेजता हूं, ठीक है, मैसेज मैंने आपको जो भेजा है, लेटर ऑन वो मैसेज कैसे वेरीफाई होगा कि ये मैसेज इसी इंस्ट्रक्टर ने, इसी यूजर ने भेजा है। ठीक है, सो ऑथेंटिकेशन होना बहुत जरूरी है। सो ऑथेंटिकेशन कैसे होती है? ऑथेंटिकेशन हासिल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। डिजिटल सिग्नेचर्स भी आप यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको ऑथेंटिकेशन भी हासिल होती है, और नॉन रिपुडिएशन भी हासिल हो सकती है। नॉन रिपुडिएशन क्या था? जिसमें आप डिनाई नहीं कर सकते कि ये मैसेज आपने भेजा है या नहीं भेजा। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एक एसएमएस किया, ठीक है, मेरे नंबर से आपको एसएमएस किया, ठीक है, लेटर ऑन मैं डिनाई नहीं कर सकता कि ये मैसेज मैंने आपको नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि आपके इनबॉक्स में जो जिस नंबर से वो मैसेज आया है वो मेरा नंबर है, वो नंबर किसी और का हो ही नहीं सकता। इसलिए इसको हम कहते हैं नॉन रिपुडिएशन, डिनाई ना कर सकना। ऑथेंटिकेशन के फंक्शंस हैं, दो तरह के फंक्शंस होते हैं। ऑथेंटिकेशन के आप लेवल्स की अगर बात करें, मैसेज ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स की बात करें, सो आपके लोअर लेवल पर ऑथेंटिकेशन फंक्शंस चलते हैं और हायर लेवल पर ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल चलते हैं। सो ऑथेंटिकेशन फंक्शन को आज हम इंशाल्लाह देखेंगे। 3 क्लासेस हैं ऑथेंटिकेशन फंक्शंस की, और ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ऑथेंटिकेशन फंक्शंस, मैसेज इंक्रिप्शन, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड और हैश फंक्शंस, ये 3 मैसेज ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स हैं या मैसेज ऑथेंटिकेशन फंक्शंस हैं जो कि आपको लोअर लेवल की ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको हायर लेवल की ऑथेंटिकेशन चाहिए, ठीक है, तो फिर आप सर्टेन प्रोटोकॉल्स हैं उनको आप यूज करते हैं। आइए देखते हैं इन तीनों फंक्शंस को, ऑथेंटिकेशन फंक्शंस को वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मैसेज इंक्रिप्शन। मैसेज इंक्रिप्शन को हम मुख्तलिफ तरीकों से डिस्कस करते हैं, बहुत डिटेल में हमने देखा है। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन या प्राइवेट की या पब्लिक की के कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में देखें। एक्चुअली आप मैसेज को इंक्रिप्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपने मैसेज को इंक्रिप्ट करने से ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर दी है। कैसे मैसेज को ऑथेंटिकेशन करने से मैसेज को इंक्रिप्ट करने से ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड होगी? जी, मैसेज को इंक्रिप्ट करने से ऑथेंटिकेशन ऐसे प्रोवाइड हो सकती है कि मैंने आपको मैसेज भेजा है, अब आप कैसे इंश्योर करेंगे कि ये मैसेज मेरी तरफ से ही है? इंश्योर ऐसे करना है कि मैंने जब मैसेज इंक्रिप्ट किया तो मैंने वो की यूज की जो सिर्फ आपको और मुझे पता है, ठीक है, इसके अलावा किसी को नहीं पता। तो जब आपने कोई मैसेज रिसीव किया और वो उसकी को यूज करने से डिक्रिप्ट हुआ जो कि सिर्फ आपको और मुझे पता थी, सो ऑटोमेटिकली ऑथेंटिकेशन यहां पर ऐसे हो गई कि कोई तीसरा बंदा जिसको की ही नहीं पता
वो कोई तीसरा बंदा मैसेज को भेज ही नहीं सकता. सो दिस इज डेफिनेटली मी हु हैज सेंट यू दिस पर्टिकुलर मैसेज. सो मैसेज एन्क्रिप्शन ने आपको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड की. ये हम सेम की बात करें जो कि बोथ सेंडर और रिसीवर के दरमियान थी. अगर डिफरेंट की भी बात करें, पब्लिक की भी बात करें, तो तब भी मैसेज ऑथेंटिकेशन होती है, क्योंकि मैं एज अ सेंडर आपकी पब्लिक की को यूज करता हूं और मैसेज एनक्रिप्ट करता हूं, एंड ओनली यू कैन डिक्रिप्ट द मैसेज यूजिंग योर प्राइवेट की. ठीक है. और इसी तरह अगर मैंने कोई मैसेज आपको भेजना है तो मैं अपनी प्राइवेट की को एनक्रिप्ट करते हुए मैसेज भेज रहा हूं, और अगर वो मैसेज सिर्फ मेरी पब्लिक की से डिक्रिप्ट हो रहा है, किसी और की पब्लिक की से डिक्रिप्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि सेंडर सिर्फ मैं ही हूं. ठीक है. सो ऑथेंटिकेशन आपने इन दोनों तरीकों से हासिल कर ली. सो मैसेज ऑथेंटिकेशन आप इस सेंस में कर सकते हैं कि आपने मैसेज एन्क्रिप्शन यूज की. मैसेज एन्क्रिप्शन सिमेट्रिक हो या एसिमेट्रिक हो, ये परफेक्ट नहीं है. इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है ब्रूट फोर्स अटैक की या क्रिप्टो एनालिसिस की. तो हम कह सकते हैं कि ये रिलायबल नहीं है, ये परफेक्टली रिलायबल नहीं है. और स्मॉल चेंजेस इन द साइफर टेक्स्ट मे नॉट बी डिटेक्टेड. अगर साइफर टेक्स्ट किसी अटैकर के हाथ लग गया और उसमें उसने स्लाइटली मॉडिफिकेशन कर दी है, ठीक है, और वो फिर एक्चुअल रिसीवर को भेजा है, सो ये स्लाइट चेंजेस डिटेक्ट नहीं होंगी. सो ऑथेंटिकेशन फुली फॉर्म में या प्योरली ऑथेंटिकेशन हासिल नहीं हो सकती. लेकिन स्टिल मैसेज एन्क्रिप्शन एक बड़ा जबरदस्त फंक्शन है, एक वैलिड ऑथेंटिकेशन फंक्शन है जो कि यूज किया जा रहा है. इसी की एग्जांपल अगर देखें, सो आपका सोर्स है जो मैसेज को ई फॉर एन्क्रिप्शन एनक्रिप्ट करता है किसी की को यूज करते हुए. सो दिस ग्रे स्क्वायर इज टेलिंग कि आपके पास यू हैव गॉट अ मैसेज which has been encrypted using a key K. अब डेस्टिनेशन साइड पर यही मैसेज डिक्रिप्ट होगा और वही की यूज करते हुए, सेम K को यूज करते हुए मैसेज को डिक्रिप्ट किया जाता है. एग्जैक्टली मैसेज एन्क्रिप्शन का ये वही फिनोमेना, वही कॉन्सेप्ट है जिसको हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में देखते आए हैं. सो सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन ने आपको कॉन्फिडेंशियलिटी भी दे दी और आपको ऑथेंटिकेशन भी दे दी. प्राइवेट और पब्लिक की के कॉन्सेप्ट से अगर आप देखें, सो मैंने यूजर बी की पब्लिक की को यूज करते हुए मैसेज को एनक्रिप्ट किया. आई हैड अ प्लेन मैसेज, सो आई यूज्ड द पब्लिक की ऑफ द अदर यूजर एंड एनक्रिप्टेड द मैसेज. अब आप देख सकते हैं कि मैसेज जो है वो यूजर बी की पब्लिक की को यूज करते हुए एनक्रिप्ट किया गया है. यूजर बी इस मैसेज को कैसे डिक्रिप्ट कर सकता है? ओनली when the user B, he or she will use his private key. ठीक है, तभी मैसेज डिक्रिप्ट होगा. सो इस तरीके से आपको कॉन्फिडेंशियलिटी भी मिल जाती है और आपको इसी तरीके से ऑथेंटिकेशन और नॉन रिपुडिएशन भी मिल जाती है. ठीक है. सो आप लेटर ऑन आप क्या करते हैं, ऑथेंटिकेशन और नॉन रिपुडिएशन के लिए अगर मैंने कोई मैसेज भेजना है तो मैं अपनी प्राइवेट की को यूज करते हुए मैसेज भेज रहा हूं. ओनली माई पब्लिक की कैन बी यूज्ड to decrypt the message. In this way, authentication and non-repudiation could also be achieved. यहां पे अगर मजीद एक मैसेज एनक्रिप्शन की एग्जांपल देखें तो यहां पे क्या हो रहा है, ये भी पब्लिक की एनक्रिप्शन है जहां पे आपको तीन चीजें हासिल हो रही हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड रिपुडिएशन. ये कैसे हासिल हो रही हैं? आप इसको बड़ा इजीली देख सकते हैं कि प्लेन मैसेज था जो कि प्राइवेट की को यूज करते हुए एनक्रिप्ट किया गया. ये प्राइवेट की रिप्रेजेंट कर रही है किसी एक स्पेसिफिक यूजर को. अगर उसी यूजर की पब्लिक की को यूज करते हुए मैसेज डिक्रिप्ट किया जा रहा है तो आपको इससे ऑथेंटिकेशन भी हासिल हो गई और लेटर ऑन ये यूजर ए डिनाई नहीं कर सकता कि मैसेज मैंने भेजा है. सो नॉन रिपुडिएशन भी आ गई. डिनाई ऐसे नहीं कर सकेगा कि ये मैसेज तो यूजर ए की प्राइवेट की के अलावा डिक्रिप्ट हो ही नहीं सकता. ठीक है, तो ये मैसेज फिर डेफिनेटली यूजर ए ने ही भेजा है. सो आपने नॉन रिपुडिएशन भी इससे अचीव कर ली. जी, इसके अलावा दूसरा जो फंक्शन है वो हमारे पास है मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, जिसको हम मैक कहते हैं. मैक क्या है? मैक में आपके पास तीन चीजें हैं, मैसेज, मैक फंक्शन और शेयर्ड सीक्रेट की.
ठीक है। मैक आपको तब हासिल होता है जब आप मैक फंक्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है, मैसेज को और शेयर्ड की को यूज करते हुए। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूं कि मैक मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, ठीक है, इसमें 3 चीजें हैं। आपका मैसेज इटसेल्फ एम है, मैक फंक्शन है और शेयर्ड सीक्रेट की है। ठीक है, सो सेंडर और रिसीवर ने ऑलरेडी कोई की शेयर की हुई है, ठीक है, और ये अब मैसेज एक्सचेंज करना चाहते हैं। सो मैक को कैसे यूज करते हुए ये मैसेज भेजा जाएगा, इसको देखते हैं। सो मैसेज प्लस मैक आर सेंड टू द इंटेंडेड रिसीवर। ठीक है, रिसीवर क्या करता है, रिसिपिएंट कैलकुलेट्स मैक इनवर्स। ठीक है, मैक को वो रिकैलकुलेट करता है और देखता है कि अगर सेम वैल्यूज आ रही हैं, सेम मैसेज आ रहा है, ठीक है, फिर तो ठीक है। अगर सेम वैल्यू नहीं है, ठीक है, इफ मैक इज इक्वल टू मैक इनवर्स देन एक्सेप्ट, अदरवाइज रिजेक्ट कर देता है, या मैक कॉम्प्लीमेंट कहें, मैक इज इक्वल टू मैक कॉम्प्लीमेंट देन एक्सेप्ट, एल्स रिजेक्ट, वरना वो उसमें मॉडिफिकेशन होगी। कहने का मतलब ये है, इसमें बड़ा आसान और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपने डाटा कम्युनिकेशन के अर्लियर लेक्चर्स में भी पढ़ा होगा कि आप सीआरसी की बात करते हैं फ्रेम्स में, सीआरसी साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हैं कि जो पूरा फ्रेम है उसमें नंबर ऑफ वंस एंड जीरोस कैलकुलेट करके एक वैल्यू आपके पास आ जाती है। ठीक है, ये चीज फ्रेम सेंड हो जाता है, रिसीवर जब इस फ्रेम को रिसीव करता है तो उस पर वो दोबारा सीआरसी अप्लाई करता है, दोबारा नंबर ऑफ जीरोस एंड वंस रिकैलकुलेट करता है। अगर नंबर ऑफ वंस एंड जीरो सेम हो, नंबर ऑफ वंस एंड जीरो सेम हो, इसका मतलब है कि फ्रेम ठीक है, अदरवाइज फ्रेम करप्टेड है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है। एक दूसरी एग्जांपल इसकी ये है कि आपका और मेरा पैसों का कोई लेन देन है। ठीक है, मैं एक कंप्लीट फाइल बनाता हूं, एक पैसों का हिसाब किताब, एक किताबचा सा बनाता हूं जिसमें मैं लिखता हूं कि हाँ जी इस चीज पर इतने पैसे खर्च हुए, इस चीज से इतने पैसे हासिल हुए, और आखिर में टोटल बचे फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए। अब आप अपने तरीके से उन सारी चीजों को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि हाँ जी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट इतनी सारी चीजें हुई हैं या नहीं हुई। अगर आपके हिसाब से भी आखिर में 10,000 रुपए बच रहे हैं तो आपका और मेरा हिसाब बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई इनॉमली नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर मेरे पास 10,000 रुपए बच रहे हैं और आपके पास बकाया जब आपने हिसाब किया तो 9,000 रुपए बच रहे हैं, इसका मतलब यह है कि डिफरेंस आ गया है और हम आपस में बैठ के दोबारा उस हिसाब को क्लियर करते हैं। सो अगर तो सेम पैसे आ रहे हैं इसका मतलब है क्लियर है। ठीक है, आपका और मेरा हिसाब साफ है, और अगर क्लियर नहीं है तो इसका मतलब है कि इसमें कोई मसला है, इसमें कोई गड़बड़ है। मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड में भी यही होता है कि आप मैसेज पर एक शेयर्ड सीक्रेट की है वो आप अप्लाई करते हैं और मैसेज फंक्शन अप्लाई करते हैं, एक मैक वैल्यू निकालते हैं। मैक वैल्यू निकाल के आपने सेंडर ने रिसीवर को भेज दी। जब रिसीवर रिसीव करता है उस मैसेज को तो वो मैक को दोबारा कैलकुलेट करता है। अगर मैक की वही वैल्यू आई जो कि सेंडर ने भेजी थी, इसका मतलब है सेम है, सेम वैल्यू है, इसका मतलब है कोई करप्शन नहीं है, इसका मतलब है कोई मॉडिफिकेशन मैसेज में नहीं हुई। अगर कोई डिफरेंट वैल्यू आ गई इसका मतलब यह है कि इसको रिजेक्ट कर दिया जाए, ये मैसेज इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। सो मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड एक बड़ा जबरदस्त मैकेनिज्म है। मजीद इसकी प्रॉपर्टी ये है कि मैक फंक्शन नीड नॉट बी रिवर्सिबल। ठीक है, आप इस तरीके से मैक का फंक्शन डिफाइन करते हैं या मैक का फंक्शन इस तरीके से यूज किया जाता है कि कोई अटैकर अपनी तरफ से मैक कैलकुलेट नहीं कर सकता, अपनी तरफ से ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि मैक कैसे कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, सो ये मैक फंक्शन जो है वो रिवर्सिबल नहीं है, वापस नहीं हो सकता। जिस तरह एनक्रिप्शन का रिवर्सिबल डीक्रिप्शन है, इस तरह मैक का कोई रिवर्स नहीं है। तो आपने एक दफा जो मैक कैलकुलेट किया वही मैक हमेशा रहेगा और रिसीवर दोबारा मैक को कैलकुलेट करता है। अगर सेम वैल्यूज आ गई, ठीक है, रिसीवर अपने हिसाब से मैक को कैलकुलेट करता है। इसने अपने हिसाब से मैक को कैलकुलेट किया, रिसीवर ने अपने हिसाब से मैक को कैलकुलेट किया। अगर दोनों मैक वैल्यूज सेम आ गई इसका मतलब यह है कि मैसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको एक्सेप्ट करो। अगर वैल्यूज डिफरेंट आ गई, ये मैक वैल्यू कुछ और है, ये मैक वैल्यू कुछ और है, इसका मतलब है कि मैसेज में प्रॉब्लम है, इसको
डिस्कार्ड कर दो, इसको इस पर ट्रस्ट ना करो। मैक इनपुट क्या है? आर्बिट्री लेंथ हो सकती है, ठीक है, मैसेज छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। और आउटपुट क्या है? फिक्स लेंथ होती है, टिपिकली मच स्मॉलर देन दी मैसेज लेंथ, एंड मैक इज मैनी टू वन फंक्शन। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी मैक की। इस पर्टिकुलर फिगर में आप देख सकते हैं कि अलाइस ने प्लेन टेक्स्ट था, ठीक है, और जो शेयर्ड की थी उसको यूज किया और उस प्लेन टेक्स्ट के साथ मैक को ऐड करते हुए भेज दिया, ठीक है। तो अब आपका प्लेन टेक्स्ट विद मैक जा रहा है, रिसीवर साइड पे बॉब इसी मैक को रिकैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। जिस तरीके से अलाइस ने मैक को कैलकुलेट किया था, इसी तरीके से बॉब भी मैक को कैलकुलेट कर रहा है। अगर ये दोनों मैक की वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये है कि मैसेज ठीक है, मैसेज पर ट्रस्ट किया जा सकता है, अदरवाइज इसको डिस्कार्ड कर दिया जाए। आइए देखते हैं कि मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड काम कैसे कर रहा है। सो आप देख सकते हैं सोर्स है आपके पास, जिसके पास मैसेज है, ठीक है। इसके बाद एक फंक्शन है, शेयर्ड की है, जो कि अप्लाई की जाती है और आपका मैसेज ट्रांसमिट किया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि एम के साथ अब एक मैक वैल्यू भी जारी है, मैसेज एक्चुअल मैसेज के साथ एक मैक वैल्यू भी जारी है। ये मैसेज की मैक वैल्यू रिकैलकुलेट की जाती है और कंपेयर की जाती है। अगर तो सेम है, ठीक है, इसका मतलब है कि ऑथेंटिकेट हो गया, सोर्स ए जो है वो ऑथेंटिकेट हो गया। अगर सेम नहीं है, कंपैरिजन से डिफरेंस मैक वैल्यूज आ गई, इसका मतलब है यह है कि इसको डिस्कार्ड कर दो। मैक से ऑथेंटिकेशन हो गई। मजीद आप कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे हासिल कर सकते हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं कि आपने वही मैक का फंक्शन अप्लाई किया और अब आपने जो है वो की को यूज करते हुए आपने प्लेन टेक्स्ट के साथ जो है वो ऑथेंटिकेशन को टाई अप कर दिया है, एंड इन दिस केस यू आर आल्सो इंश्योरिंग दी ऑथेंटिकेशन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। सो दोनों चीजें आपको मिल गई हैं, और यही चीज जो है वो इस पर्टिकुलर स्लाइड में भी मजीद डिटेल में थोड़ा सा डिफाइन कर दी गई है। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास लास्टली जो हमारे पास फंक्शन है वो है हैश फंक्शन। हमने 3 मैसेज ऑथेंटिकेशन फंक्शंस की बात की है, मैसेज एनक्रिप्शन, मैक और तीसरा है हैश फंक्शन, ठीक है। ये तीनों हम पहले 2 हमने देख लिए, मैसेज एनक्रिप्शन और मैक मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, ये हमने देख लिया। तीसरा फंक्शन है जो कि मैसेज ऑथेंटिकेशन के लिए यूज किया जाता है, जिसको हम कहते हैं हैश फंक्शन। हैश फंक्शन क्या चीज है, आइए देखते हैं। हैश फंक्शन मैक की वेरिएशन है। जिस तरीके से आपका मैक काम कर रहा है, मोर लेस हैश भी उसी तरीके से काम करता है। सिर्फ डिफरेंस ये है, यहां पे भी मैक में भी आप एक वैल्यू कैलकुलेट करके मैसेज के साथ भेजते हैं, हैश में भी आप कोई वैल्यू कैलकुलेट करके मैसेज के साथ भेजते हैं। मैक में भी वो रिकैलकुलेट करके कंपेयर किया जाता है, हैश में भी वही वैल्यू रिकैलकुलेट करके कंपेयर की जाती है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि आपके हैश फंक्शन में अनलाइक मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड कोई शेयर्ड की यूज नहीं होती, ठीक है, कोई शेयर्ड की यूज नहीं होती, ठीक है। सो बाकी 2 जो प्रॉपर्टीज हैं वो मैक वाली हैं, लेकिन कोई की यूज नहीं होती। सो आपके पास स्मॉल h एक कोड हासिल होता है, ठीक है, स्मॉल h एक कोड हासिल होता है। ये कोड कैसे हासिल हुआ है, जब आपने मैसेज पर हैशिंग अप्लाई की, मैसेज पर आपने हैश का फंक्शन अप्लाई किया। सो मैसेज पर जब आपने हैश फंक्शन अप्लाई किया तो आपके पास एक कोड स्मॉल h से जो रिप्रेजेंट होता है वो आता है। बिल्कुल यही चीज h की वैल्यू को जा गई, यही h की वैल्यू रिसीवर रिकैलकुलेट करता है, और अगर सेम वैल्यू आ गई, सेम हैश कोड आ गया, इसका मतलब यह है कि द मैसेज could be accepted, otherwise the message should be discarded and the message could no longer be trusted। इस स्मॉल h को हैश कोड भी कहते हैं, हैश वैल्यू भी कहते हैं, मैसेज डाइजेस्ट भी कहते हैं। मैसेज तो इसके 3 नाम हैं। इसकी एक सिंपल एग्जांपल बता देता हूं, जिसमें कहां पे आपका हैश फंक्शन यूज होता है। अगर आपके पास बैंक कार्ड है, ठीक है, वो 16 डिजिट कार्ड होता है,
ठीक है, उस 16 डिजिट कार्ड के अलावा कार्ड के ऑपोजिट पे 3 डिजिट का एक और कोड होता है। ठीक है, अगर आपने 16 डिजिट का कार्ड ठीक प्रोवाइड किया है, अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं और वो कोड अगर आपने ठीक प्रोवाइड नहीं किया, कोड अगर आपने रॉन्गली दिया है, तो आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं होती। अब मैं आपको बताता हूं कि ये 3 डिजिट जो आपके बैक साइड पे जो कोड होता है, ये क्या चीज है। ये 3 डिजिट का कोड एक्चुअली हैश कोड है, जो कि आपके 16 डिजिट कोड पर अप्लाई किया गया है। सो 16 डिजिट कोड को अप्लाई करने से जो 3 डिजिट कोड आता है, वो आपके कार्ड की बैक साइड पर लिखा जाता है। जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, और आप अपना सिर्फ 16 डिजिट का कोड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वहां पे रिसीवर साइड पर आपके 16 डिजिट कोड की बेस पर हैश कोड जनरेट किया जाता है इसी कार्ड के अगेंस्ट। ठीक है, और जो भी वैल्यू आ गई है, ठीक है, वो फिर आपसे पूछी जाती है कि आप अब इसका 3 डिजिट कोड भी बताएं। जब आप 16 डिजिट कोड के बताने के बाद वो 3 डिजिट कोड भी बताते हैं, सो यहां पे वैल्यू कैलकुलेट की जाती है कि यहां पे जो 3 डिजिट कोड कैलकुलेट हुआ था, जो कोड वैल्यू आई थी, जो हैश कोड था वो, और जो यूजर दे रहा है कोड, ये दोनों सेम है। अगर तो सेम है, इसका मतलब है ठीक है, और अगर डिफरेंस है, इस रिसीवर ने हैश कोड कुछ और जनरेट किया, लेट से उसकी वैल्यू थी 456, और यहां पे जब आपने प्रोवाइड किया तो आपकी वैल्यू थी 499। ठीक है, अब ये 2 डिफरेंट हैश कोड्स हो गए, 2 डिफरेंट हैश कोड्स हो गए। इसका मतलब यह है कि मैसेज पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता और ट्रांजैक्शन जो है वो अबॉर्ट कर दी जाती है। तो ये इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल थी। मजीद हैश फंक्शन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आइए देखते हैं। आर्बिट्री लेंथ इनपुट, जैसा आपकी मैक में आर्बिट्री लेंथ इनपुट थी और फिक्स लेंथ आउटपुट थी, इसी तरह यहां पे भी आपकी आर्बिट्री लेंथ इनपुट है और फिक्स लेंथ आउटपुट है। h of x इज इजी टू कंप्यूट। ठीक है, h of x क्या है? गिवन h कंप्यूटेशनली हार्ड टू फाइंड x सच दैट h of x इज इक्वल टू h स्मॉल h कॉल्ड वन वेनेस। ठीक है, मतलब एक दफा जो है वो आपका कोड उसे कैलकुलेट होता है। सो मतलब आप एक्चुअली कंप्यूट कर रहे हैं h को और x को, और फिर आप एट द एंड कंपेयर करते हैं। ठीक है, और अगर ये दोनों वैल्यूज x और y की सेम है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि हैश फंक्शन के थ्रू जो कम्युनिकेशन की जा रही है, जो मैसेज भेजे जा रहा है, जो कोड वैल्यू आई है वो सेम है। इसका मतलब मैं मैसेज पर ट्रस्ट कर रहा हूं, अदरवाइज आप मैसेज को डिस्कार्ड कर देते हैं। हैश फंक्शन से कैसे ऑथेंटिकेशन और कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव होती है, आइए इस पर्टिकुलर स्लाइड में आप देखते हैं, आपको दिखाते हैं। सो आप देख सकते हैं कि सोर्स नेम मैसेज m है। ठीक है, और इस मैसेज m का कोई हैश कोड जनरेट हुआ है। ठीक है, ये हैश कोड और मैसेज इनक्रिप्ट कर दिया जाता है और भेजा जाता है डेस्टिनेशन B के लिए। ठीक है, अब ये ग्रे स्क्वायर में आप देख सकते हैं कि आपके पास जो इनक्रिप्शन हुई है, तो आपने किसी की को यूज किया है और मैसेज पर, एक्चुअल मैसेज पर आपने हैश फंक्शन अप्लाई किया है। रिसीवर साइड को जो मैसेज मिला है, ठीक है, उसमें मैसेज है और साथ में एक एम्बेडेड हैश कोड है। ठीक है, अब रिसीवर या डेस्टिनेशन B उस हैश कोड को रिकैलकुलेट कर रहा है और रिकैलकुलेट करने के बाद कंपेयर कर रहा है। अगर कंपैरिजन में ये दोनों वैल्यूज सेम है, इसका मतलब है यह है कि इस मैसेज पर ट्रस्ट किया जा सकता है, और अगर वैल्यू सेम नहीं है, दिस मीन्स दैट द मैसेज शुड बी स्ट्रेट अवे डिस्कार्डेड। सो यू हैव अचीव्ड कॉन्फिडेंशियलिटी एज वेल एज ऑथेंटिकेशन। इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, इसमें भी आपको ऑथेंटिकेशन हासिल हो रही है। मैसेज है, उस पर आपने हैश कोड अप्लाई किया, फिर किसी की को इनक्रिप्ट करते हुए आपने भेजा, और आपके पास a message using hash code you have sent, और रिसीवर साइड पे या डेस्टिनेशन साइड पे अगेन वही आपने कंपेयर किया, और अगर वैल्यू सेम है, ठीक है, यू कैन ट्रस्ट, अदरवाइज यू कैन सिंपली डिस्कार्ड द मैसेज। और ना सिर्फ आप ऑथेंटिकेशन आप अचीव कर सकते हैं, बल्कि हैश फंक्शन के थ्रू आप नॉन रिपुडिएशन भी हासिल कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर स्लाइड में आपने देखा कि तीनों चीजें, कॉन्फिडेंशियलिटी,
ऑथेंटिकेशन एंड नॉन रिपुडिएशन ये कैसे हासिल की जा सकती हैं। आज के लेक्चर की समरी की तरफ चलते हैं। आज के लेक्चर में हमने डिसेंट्रलाइज्ड फैशन में की को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इसको हमने देखा कि कैसे आप केडीसी को इन्वॉल्व किए बगैर आप की को एक्सचेंज कर सकते हैं विद दी पार्टी बी। इसके अलावा हमने मैसेज ऑथेंटिकेशन की बात की। मैसेज ऑथेंटिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेटवर्क सिक्योरिटी में। मैसेज ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म यूजुअली आप फंक्शंस के थ्रू और प्रोटोकॉल्स के थ्रू हासिल करते हैं। आज जो 3 फंक्शंस हमने डिस्कस किए हैं मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड के, वो है मैसेज एन्क्रिप्शन, मैक और हैश। इनको यूज करते हुए आप इन फंक्शंस को यूज करते हुए आप मैसेज ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं। हमने देखा कि मैसेज एन्क्रिप्शन में आपकी क्लासिकल जो भी इनक्रिप्शंस हैं सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, आप उनको यूज करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंशियलिटी भी मिलती है और आपको ऑथेंटिकेशन भी मिलती है। इसी तरह मैक को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और मैक कैसे इंश्योर करता है कॉन्फिडेंशियलिटी को और ऑथेंटिकेशन को, ये भी हमने एग्जांपल्स के थ्रू देखा। और लास्टली हैश में और मैक में कम ही डिफरेंस है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। और हैश में बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड में एक वैल्यू एक कोड कैलकुलेट किया जाता है और रिसीवर साइड उसको रिकैलकुलेट करता है और अगर दोनों वैल्यूज सेम हैं तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है। हैश में भी बिल्कुल यही काम होता है कि मैसेज पर एक हैश कोड जिसको मैसेज डाइजेस्ट भी कहा जाता है वो कैलकुलेट किया जाता है और ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, रिसीवर उसको रिकैलकुलेट करता है अगर दोनों वैल्यू सेम है। इसका मतलब यह है कि यू कैन ट्रस्ट द मैसेज, अदरवाइज द मैसेज कुड नो लॉन्गर बी ट्रस्टेड, हेंस यू कैन अचीव कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड नॉन रिपुडिएशन। सो आपने तीनों चीजें इन ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स के थ्रू हासिल करनी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑथेंटिकेशन थ्रू डिजिटल सिग्नेचर्स और ऑथेंटिकेशन मैसेज ऑथेंटिकेशन के जो प्रोटोकॉल्स हैं हम इसको अपने आइंदा लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप you enjoyed today's lecture. I'll see you with more details, with more fantastic findings on network security. Till then, Allah Hafiz and bye for now.